स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आपके यूनिट 9। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, कि हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे कंडक्टिविटी के बिहाफ पे। ये यूनिट एक्चुअल में मैंने आपको एक बार क्लास में भी स्टार्ट करवाई थी, तो आज इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब आप क्लासेस लेती थी मैंने आपको ये तब भी करवाया था। ठीक है, तो आपके पास सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करें तो सॉलिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टिविटी के बिहाफ पे बताना है तो मेटल्स कौन से मटेरियल होंगे, उन मटेरियल्स को हम मेटल्स बोलेंगे जिनकी कंडक्टिविटी तो ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। और आपको याद होना चाहिए कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मटेरियल्स विच हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड मेटल्स। इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो लगभग उसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻² to 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स। एंड रेजिस्टिविटी रेंज देखें तो जस्ट रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा 10⁻² to 10⁻8 ओम मीटर। सो जो मटेरियल की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इस रेंज के अंदर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। इंसुलेटर्स नाम से ही पता लग रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जिनकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। द मटेरियल्स विच हैव लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर एंड द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी इज लेस देन 10⁻8 एंड रेजिस्टिविटी रेंज इज मोर देन 10⁸ ओम मीटर। ओके, एंड नाउ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होंगे जिसकी रेंज जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी होगी वो इंसुलेटर्स और मेटल के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। आप देखिए इसकी कंडक्टिविटी 10⁻10 है और इसकी कंडक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10⁻2 से। तो इन दोनों के रेंज के बीच में जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। और सेम किसके लिए अप्लाई होगा, रेजिस्टिविटी के लिए। तो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स और मेटल्स के बीच में लाई करती है उन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। अब आगे अगर हम पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंटल, सेकंड वन इज कंपाउंड। जो नेचुरल फॉर्म में हमें मिलते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे एग्जांपल के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, जिनको मेटल्स को जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया जाता है उनके जब कंपाउंड्स बनाए जाते हैं तो उसकी वजह से जो मटेरियल्स बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये आपकी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेम उसके बिहाफ पे होंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनने वाले जैसे CDS, गैलियम आर्सेनाइड, इनेडियम फास्फोरस, ये आपके पास बनेंगे, वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनेंगे वो आपके पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जैसे एंथ्रासीन, डोप्ड पैथालो साइनाइंस, ये आपके पास क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। और ऑर्गेनिक पॉलीमर, जो ऑर्गेनिक और पॉलीमर इन टाइप के मटेरियल से मिलके बनते हैं वो आपके बन जाएंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर, जैसे पॉलीप्रोपल, पॉलीएनिलीन। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझना है अगर हमें पूरा डिटेल में, तो इसके लिए हमें जो टॉपिक करना पड़ेगा दैट इज़ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा थ्योरी वाला टॉपिक है, तो इसको देख के कई बार हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या टॉपिक आ गया है, ये हमें समझ पे आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है, सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ना, मतलब मेन हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम नेचुरल फॉर्म वाले के एग्जांपल लेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ठीक है, हम एक क्रिस्टल की स्टडी करेंगे जो हमारे पास किससे मिलके बना है, या तो सिलिकॉन से या जर्मेनियम से। हम सिलिकॉन वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। सेम फिर आप किसके लिए कर पाएंगे, जर्मेनियम के। तो अगर हम सिलिकॉन के एक क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल आपके पास किस तरीके से बनता है, क्रिस्टल आपके पास बनता है जब बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास आके क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ पास आके एक दूसरे के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना लें। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किसका बनेगा, क्रिस्टल का। और अगर हम एक सिंगल सिलिकॉन एटम की बात करें तो सिलिकॉन एटम के अंदर हमें क्या पता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करें, देखिए हम किसी भी एटम के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं, हमें पता है एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं आपके पास सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन को पूछूं तो आपके पास सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p2। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, सेकेंड ऑर्बिट है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड थर्ड ऑर्बिट है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो आपके पास लास्ट ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट, इसके अंदर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, वो कहलाते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो थर्ड ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास कहलाते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंगल एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है। लेकिन अब हम स्टडी करना है, जब हम क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल में लगभग n इलेक्ट्रॉन्स, n की में वैल्यू कोई भी हो सकती है, हम n एटम्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के पास लेके आएंगे। तो जब हम एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम सिंगल एटम की बात करें, सिंगल एटम के अंदर 3 ऑर्बिट्स हैं और हर एक ऑर्बिट के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी का डायग्राम बनाए तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है स्पेसिंग। ठीक है, एटम्स की स्पेसिंग आती है, इस साइड आती है एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो 1s2 की सबसे कम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल सबसे कम, ये एनर्जी की हाइट हो जाएगी भाई, एनर्जी की वैल्यू किस तरीके से है, तो सबसे कम एनर्जी 1s2 की, उसके बाद 2s2 की, उसके बाद 2p6 की, उसके बाद किसकी होगी 3s2 की, और उसके बाद 3p2 की, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये कब है, जब आपके पास अलग अलग क्या है लेवल्स। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि 2 एटम्स को जब हम पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझिए, जब 2 एटम को पास लेके आएंगे तो केवल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, केवल इफेक्ट किस पे होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर, क्योंकि इनर ऑर्बिट्स तो क्या है, न्यूक्लियस के साथ क्लोजली बाउंड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखो ये अंदर वाली चीज़ को मैं कंप्लीटली एक न्यूक्लियस दिखा रही हूँ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो मान लीजिए मैं 2 एटम्स को पास पास लेके आती हूँ, तो पास पास लेके आने की वजह से पहले इनकी कुछ एनर्जी थी, अब मैं 2 एटम्स को एक दूसरे के पास पास लेके आई हूँ, तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी, 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 और इसके न्यूक्लियस के साथ भी, और खुद के न्यूक्लियस के साथ तो ये है। इसकी पहले खुद की कुछ एनर्जी थी, पहले इलेक्ट्रॉन था उसकी खुद की कुछ एनर्जी थी इस लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब 2 एटम एक दूसरे के पास पास आए तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट किया और उसके न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट किया। तो उसके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से इसकी एनर्जी में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो सकता है। हो सकता है इसकी एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इसकी एनर्जी कुछ डिक्रीज हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी क्या है, डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँगी तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन की तो फिर से डिस्टेंस अलग अलग है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, उस एनर्जी में चेंज आने लगता है। वो एनर्जी या तो ज़्यादा हो सकती है या एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि जब 2 एटम्स को जब हम पास पास लेके आते हैं, तो एटम्स को पास पास लेके आने की वजह से उसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे क्या होता है, कोई ना कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिनकी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास क्या आया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये आया। ये तो हमारी इनर शेल्स हो गई, आउटर शेल हमारी हुई ये 3s2, 3p2। हमें पता है s के अंदर कितने लेवल्स होते हैं, टोटल 2 लेवल्स होते हैं एनर्जी के, और p के अंदर टोटल कितने लेवल्स अवेलेबल होते हैं, 6 लेवल अवेलेबल होते हैं अगर एक सिंगल एटम की बात करें। और सिंगल एटम के अंदर यहाँ पे इसके पास 2 लेवल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। एस वाली शेल के अंदर 2 लेवल्स होते हैं, और दोनों के दोनों लेवल्स क्या हैं, फील्ड हैं। ठीक है, और अगर हम पी लेवल की बात करते हैं, इस पी लेवल में क्या है, पी ऑर्बिट के अंदर कितने लेवल होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं एनर्जी के, और उन 6 लेवल्स में से केवल फील्ड कितने हैं, 2 फील्ड हैं। ये मैं एक सिंगल एटम की बात करें। अगर मैं n एटम्स की बात करती तो n एटम्स के s लेवल में कितने लेवल्स हो जाते, 2n लेवल्स हो जाते, और p लेवल में कितने लेवल, p ऑर्बिट में कितने लेवल्स हो जाते, टोटल 6n लेवल्स हो जाते। उन 2n लेवल्स में से कितने फील्ड होते, सारे के सारे फील्ड होते, मतलब 2n लेवल क्या हो जाते, फील्ड। और यहाँ पे भी कितने फील्ड हैं, p में भी। अगर सिंगल एटम में 2 फील्ड हैं तो n एटम्स में कितने हो जाते, 2n फील्ड हो जाते।
तो टोटल लेवल मेरे पास कितने प्रेजेंट हो गए, 8n लेवल्स प्रेजेंट है। n जो मेरे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर कितने एटम्स है, n एटम्स, उन n एटम्स में टोटल मेरे पास कितने लेवल प्रेजेंट है, 8n लेवल प्रेजेंट है। और उन 8n लेवल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फील्ड हैं, 4n इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने एनर्जी लेवल अवेलेबल है और उन एनर्जी लेवल्स में कितने एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो फील्ड है वो कितने हैं, 4n। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे देखिए अब क्या होता है। इससे आगे अब हमें समझना है ये डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले मैं बता दूं क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम ले रहे हैं एटॉमिक डिस्टेंस की। 2 एटम्स है। देखिए जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के, उन एटम्स को हमें एक दूसरे के पास पास लेके आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है कि जब एटम दूर दूर है तो क्या हुआ, उसको पास पास लेके आते जाएंगे। अब मैंने क्या बताया, केवल कौन से एनर्जी लेवल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमने कौन सी ली, S और P वाली है, 3s2 और 3p2 वाली। देखिए P और S वाले लेवल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो एक S लेवल ले लिया और एक P लेवल ले लिया। ठीक है, इसके एनर्जी लेवल्स के ऊपर देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। और यहाँ पे है एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है, उसकी एनर्जी को देखना है। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे सबसे पहले जो रीज़न ए है, रीज़न ए में 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स एक दूसरे के बहुत दूर दूर हैं। तो हम सिंगल एटम की अगर स्टडी करते हैं तो मैंने आपको बताया अभी भी कितने होते हैं, 3s2 और 3p2। मतलब S लेवल के अंदर कितने लेवल, हमें पता है S ऑर्बिट के अंदर कितने लेवल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। और P के अंदर कितने लेवल प्रेजेंट होते हैं, 6 लेवल टोटल प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एटम की बात करें, n एटम्स की बात करूँगी तो कितने लेवल प्रेजेंट होंगे, 2n, और इसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 6n। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि P लेवल के अंदर टोटल कितने स्टेट्स, कितने एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, 6n, और S के अंदर टोटल कितने लेवल्स प्रेजेंट है, 2n। अब S वाले तो दोनों के दोनों क्या है, फील्ड है, उनके अंदर 2 हैं, और यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फील्ड है, और यहाँ पे भी क्या है, 2n इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फील्ड। तो आप ये देखिए टोटल कितने लेवल प्रेजेंट हो गए, 6 and 2 8n लेवल्स प्रेजेंट है। लेकिन उन 8n लेवल्स में से क्या है, 2n और 2n 4n इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट। जैसे ये समझिए आपके पास एक रूम है, उस एक रूम के अंदर 8000 चेयर्स हैं। ठीक है, 8n लेवल्स का मतलब 8000 चेयर्स हैं। उन 8000 चेयर्स के में से केवल 4000 2n 2n मतलब 4n मतलब 4000 चेयर्स के ऊपर क्या है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और 4000 क्या है, वैकेंट हैं। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, अब क्या होते हैं, 2 एटम्स दूर दूर हैं तो इस तरीके से अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। अब उन 2 एटम्स को हम पास पास लेके आना स्टार्ट करते हैं। जब हम उन दोनों एटम्स को पास पास लेके आना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 एटम्स को जब पास पास लेके आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। और इंटरेक्ट करेगा तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। इसी तरीके से इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी में क्या होगा, कुछ प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ये जो 2n इलेक्ट्रॉन्स है, इन 2n इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इस बी रीजन के अंदर वो एनर्जी में क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं। किसकी वजह से, 2 एटम जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ से एनर्जी में चेंजेस आएगा, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, वो नीचे आते जाएंगे। यहाँ पे इसकी भी कुछ एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए एनर्जी में क्या होने लगा है, स्प्रेड होने लगा है। बी रीजन में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखिए सी रीजन जब स्टार्ट होता है तो सी रीजन में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो किससे ज़्यादा हो गई, वो हमारे पास इधर चले गए हैं। और यहाँ पी वालों की एनर्जी है वो इतनी कम हो गई कि वो इधर आ गए हैं। मतलब किसकी एनर्जी कितनी हो गई, हर किसी की एनर्जी, जैसे मान लीजिए एस वालों के पास एनर्जी थी 10 और इसके पास एनर्जी थी 20। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन था कोई एक, इसकी एनर्जी 20 थी, अब उसकी एनर्जी इतनी कम होगी कि उसकी एनर्जी 8 हो गई है, और एस वाले की एनर्जी क्या हो गई है, 27 हो गई है। तो एस वाला ऊपर चला जाएगा, पी वाला नीचे आ जाएगा। तो ये एनर्जी इनकी इस तरीके से हो गई कि ये पहचान पाना मुश्किल है कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो एस लेवल का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो पी लेवल का है। यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब एटम्स को इतना ज़्यादा पास ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें ये याद रखना है कि टोटल कितने एन लेवल्स थे, 8n लेवल्स थे, और उनमें से 4n क्या थे, फील्ड। ठीक है, अब इसकी स्पेसिंग को कम करते गए। सी रीजन में हमें पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से। अब इसके बाद जब डी रीजन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो गए। देखिए यहाँ पे अलग अलग ये लेवल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी अलग अलग ये लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
इस लेवल के अंदर कोई एनर्जी, इस लेवल के एनर्जी वाले ये लेवल है, उसकी कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी का 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 इलेक्ट्रॉन भी मिला, इस एनर्जी का भी मिला, इस एनर्जी का भी मिला। लेकिन बीच के रीजन में ये जो लेवल्स आ रहे हैं, उन लेवल्स के एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। मतलब देखिए, ये समझ में आया, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन एनर्जी तो अलग अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एक्वायर की, यहाँ से यहाँ के बीच में वो एनर्जी एक्वायर की 20 से 30, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर की 0 से 10, लेकिन मुझे 10 से 20 कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला जिसकी एनर्जी 10 से 20 के बीच में हो। मुझे वो इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी एनर्जी 0 से 10 के बीच में हो, मुझे वो इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी एनर्जी 20 से 30 के बीच में हो, लेकिन मुझे वो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला जिसकी एनर्जी 10 से 20 के बीच में हो। तो मेरे पास ये दो अलग अलग क्या बन गई, बैंड बन गई। तो ये जो बैंड जिसके अंदर एनर्जी 0 से 10 के बीच में हो, और यहाँ पे ये बैंड जिसके बीच एनर्जी 20 से 30 के बीच में है, ये अलग अलग 3 हमारे पास क्या बन गए, बैंड बन गए। कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिसमें ये वाला भी रीज़न नहीं मिला, कुछ ऐसे मिले जिसमें ये वाला रीज़न है वो बहुत ज़्यादा वास्ट था। ये उन मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में ये वाला, जैसे 10 से, मैंने तो 10 से 20 का एग्जाम्पल लिया, किसी में हो सकता है 10 से 50 के बीच का हो, किसी में हो सकता है ये वाला रीज़न हो ही ना। तो वो अलग अलग मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में कितना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये बात हमने देखी, हमें ये देखने को मिला कि जो लोअर शेल है, देखिए यहाँ पे टोटल कितने लेवल हैं, 8n लेवल से 4n यहाँ पे देखिए, और 4n कहाँ चले गए, ऊपर। अब हमें देखने को मिला ये जो 3 लेवल बने, एक तो नीचे बना, एक बीच में बना और एक ऊपर बना। यहाँ नीचे वाले लेवल में हमने देखा टोटल कितने हैं, टोटल कितने लेवल हैं यहाँ पे 4n, और 4n लेवल ही क्या है, ऊपर है। ये जो नीचे वाले लेवल देखे, ये हमने देखे 4n लेवल हैं, वो 4n के 4n लेवल्स क्या हैं, फील्ड हैं। इन 4n लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फील्ड हैं, क्योंकि अवेलेबल भी कितने हैं, 4n ही है ना। और ये 4n लेवल जो हमने ऊपर देखा, ये सारे के सारे क्या देखे, वैकेंट देखे। तो जो ये 4n लेवल्स देखे फील्ड थे, जो फील्ड वाला ये जो अलग बैंड बन गया लेवल्स का, क्या बन जाता है, ये बैंड बन जाता है जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फील्ड है। इसको नाम दिया हमने वैलेंस बैंड। और ऊपर वाले जो 4n लेवल्स हैं जो वैकेंट है, इसको हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया, इसको हमने नाम दिया एनर्जी का गैप। जैसे मान लीजिए यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 50 और यहाँ वाले एनर्जी के पास इलेक्ट्रॉन है 70, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का कितने का गैप आ जाएगा, 20 का। तो ये हमें क्या मिला, एक एनर्जी का गैप मिला, जिसको हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, ईजी से डिनोट किया जाता है। ऊपर वाला लेवल, नीचे वाला वैलेंस बैंड कहलाया, ऊपर वाला क्या कहलाया, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का जो गैप है ये क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। हर एक मटेरियल में एनर्जी गैप होता है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ये जो वैलेंस बैंड बना मेरा, इस वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी लेवल्स हैं वो क्या हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हैं। और ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है, उसके अंदर जितने भी लेवल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल एम्प्टी हैं। ठीक है, और बीच का ये क्या है, एनर्जी गैप। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हर एक मटेरियल में इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें क्या मिला, ये एनर्जी का गैप मिला। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फील्ड हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिल के ना तो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी 50 है, इसको ऊपर जाना है तो एनर्जी कितनी चाहिए, 70। तो अगर उनको किसी तरीके से एनर्जी मिल जाए और वो ऊपर चले जाएँ, तो ऊपर जाने के बाद तो वो फ्री हो जाएंगे ना मूव करने के लिए, तो वो वहाँ पे जाने के बाद वो कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऊपर वाले बैंड को नाम दिया कंडक्शन बैंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सारे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये वाला बैंड क्या होगा, वैलेंस बैंड। तो इनके बिहाफ पे हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये बैंड समझ में आएंगे। थैंक यू।